अब हम बात करेंगे जीएस पेपर 4 की बात तो कर ही रहे थे यार। 2016 के अंदर पीवाईक्यू मेंस में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे सेक्शन बी के अंदर, ठीक है। सो टोटल हम 6 क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, करप्शन कॉस्ट मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट ट्रेजरी, एडमिनिस्ट्रेटिव इनसफिशिएंसी एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, डिस्कस कौटिल्यस व्यू, ठीक है। कौटिल्यस जो कि चाणक्य के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। चाणक्य के व्यूज हमको बताना है कि कैसे करप्शन से क्या होता है, गवर्नमेंट में ट्रेजरी का मिसयूज होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव इनसफिशिएंसी होता है, और कैसे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है नेशनल डेवलपमेंट के पाथ में, वो हमको बताना है यार, ठीक है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। करप्शन कॉस्ट मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट ट्रेजरी, एडमिनिस्ट्रेटिव इनसफिशिएंसी एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, डिस्कस कौटिल्यस व्यू, ठीक है। सो हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कैसे, we can introduce by giving the definition of corruption यार। बॉडी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, बॉडी के अंदर हम मेंशन करेंगे जो रिलेवेंस है कोर्ट का उसका, है ना। कौटिल्य का हमारे पास कौटिल्य का जो व्यू है करप्शन के ऊपर वो बताएंगे। रिलेवेंस ऑफ कोर्ट इन प्रेजेंट डे, व्यू की बात करेंगे, व्यूज ऑफ कौटिल्य ऑन करप्शन, इसको सब्सटेंशिएट करेंगे विथ एग्जांपल्स, ठीक है। एंड लास्ट में कंक्लूड करेंगे विथ रिलेवेंट स्टेटमेंट। और मैंने बताया रिलेवेंट स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है भाई मेरे लिए। रिलेवेंट स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जो ऊपर में जो चीज़ें बताई हैं उसी को हम बोल देंगे एक तरह से समरी की फॉर्म में, रिलेवेंट स्टेटमेंट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं भाई आंसर को। देखो ये जो कोट है, पहली बात ये बताएंगे, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो कौटिल्यस की व्यू अगर हम बताएं, कौटिल्य का जो व्यू था, है ना, एक तरह से उन्होंने बोला कि देखो उनका मानना क्या था भाई, है ना, कि जो करप्शन है इट इज़ एन इनहेरेंट प्रॉब्लम इन पब्लिक सर्विस, है ना, और विदाउट चेक्स एंड बैलेंसेस, है ना, ऑफिशियल जो जनरली, है ना, दे आर टेम्प्टेड टू मिसयूज व्हाट पब्लिक रिसोर्स फॉर पर्सनल गेन। तो उस प्रकार से हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ना, द कौटिल्यस व्यू दैट, ऐसे लिखते हैं कौटिल्यस view that corruption is an inherent problem in public service and that without proper checks and balances officials will be tempted to misuse public resource for personal gain। ओके, सो हमारे पास एक चेक्स एंड बैलेंसेस की बहुत ज़रूरत है यार, ऐसा कौटिल्य मानते थे। तो एक तरह से हम समझ सकते हो, एक तरह से करप्शन को मैं बताऊं तो करप्शन इज़ व्हाट, देखो जब मोनोपोली होती है, खुद की मर्जी चलती है, डिस्क्रिशन होता है, मोनोपोली, डिस्क्रिशन और अकाउंटेबिलिटी की कमी जब हो जाती है किसी भी सिस्टम में, तो इट लीड्स टू व्हाट, करप्शन। तो इस प्रकार से आप इक्वेशन की फॉर्म में आप जब लिखते हो ना तो थोड़ा सा आंसर ज़्यादा प्रेजेंटेबल होता है, आधा मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने की चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो ये तो हमने बताया। नाउ अकॉर्डिंग टू कौटिल्य करप्शन कैन टेक मैनी फॉर्म्स इंक्लूडिंग, है ना, एम्बेरसमेंट ऑफ पब्लिक फंड्स, ठीक है, उसका पैसा इधर उधर हो रहा है, हेर फेर हो रहा है, ब्राइबरी, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म। ओके, हम कौटिल्य क्या मानते थे कि देखो जो प्रैक्टिस है ना, इट कैन लीड टू डेवलपमेंट डिप्लीशन ऑफ गवर्नमेंट ट्रेजरी, ठीक है। जो हमारे पास करप्ट ऑफिशियल्स होते हैं वो पब्लिक फंड को क्या करते हैं, खुद के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो शॉर्टेज है एसेंशियल सर्विस में, प्रोजेक्ट्स में जो रिसोर्स की जो शॉर्टेज हो जाएगी यार,
एंड उससे एक ओवरऑल डेवलपमेंट में क्या हो जाएगा, है ना, हमारे पास हिंड्रेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कौटिल्य corruption can take many forms, including embezzlement of public fund, nepotism, bribery, and फेवरेटिज्म, है ना। ये बोलते हैं कि ये तो गवर्नमेंट ट्रेजरी को कम कर देगा, गवर्नमेंट ट्रेजरी, ठीक है, अब तरह से डेवलपमेंट में चीज़ें लाएगी। तो उसकी हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन में बोला गया है, पहला क्या है, मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फंड कैसे होता है यार, है ना। करप्शन लीड्स टू व्हाट, मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फंड, ये कैसे होता है इसकी अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो 2G स्पेक्ट्रम स्कैम था वाज अ मेजर करप्शन स्कैंडल दैट इन्वॉल्व्स द मिस एलोकेशन ऑफ टेलीकॉम लाइसेंस। एंड जो स्पेक्ट्रम था, है ना, किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा, जिससे क्या हुआ, जो गवर्नमेंट का जो फंड था वो तरह से गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ खुद की बेनिफिट के लिए, है ना। द 2G स्पेक्ट्रम scam was a major corruption scandal that involved the misallocation of telecom licenses and spectrum by गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जिससे क्या हुआ भाई, सिग्निफिकेंट लॉस हुआ टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी एंड इट हिंडर्ड द डेवलपमेंट ऑफ टेलीकॉम सेक्टर, ठीक है। तो हमने बताइए नाउ कैसे ही जो करप्शन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव इनसफिशिएंसी कैसे लाता है, उसकी अगर हम बात करें, और इनसफिशिएंसी नहीं, इनएफिशिएंसीज। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास नाइजीरिया का एग्जांपल दे सकते हैं कि जो नाइजीरिया के अंदर जो करप्शन था इन ऑयल सेक्टर हैज़ लेड टू पुअर सर्विस डिलीवरी, है ना, स्लो डिसीजन मेकिंग एंड इनएफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। इन नाइजीरिया corruption in the oil sector has led to poor service delivery, slow decision making, poor service delivery and ineffective implementation of policies and program। ओके, तो इससे क्या हो रहा है, जो कंट्री का डेवलपमेंट है वो हिंडर हो रहा है, पब्लिक जो ट्रस्ट था वो एक तरह से है ना इरोड हो रहा है। तो ये हम बता सकते हैं यार करप्शन कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव इनसफिशिएंसी लाता है, उसके अंदर कैसे करप्शन जो है ऑब्स्ट्रक्शन लाता है यार इन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट, उसकी भी बात कर सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम बांग्लादेश के अंदर बात करें, देखो वहाँ का जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ठीक है, ऑयल सेक्टर की बात की हमने, नाइजीरिया का है ना, 2G स्पेक्ट्रम, हमने इंडिया में मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फंड की बात की ना। करप्शन के अंदर हम बात करें ऑब्स्ट्रक्शन इन दी नेशनल डेवलपमेंट कैसे लाते, तो अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के अंदर ना पहले वाला जो एग्जाम्पल था वो इन इंडिया था, यहाँ पे आप इन इंडिया लिख सकते हो,
ठीक है। सो इन बांग्लादेश जो करप्शन था इन दी कंस्ट्रक्शन सेक्टर से क्या हुआ भाई, है ना, पुअर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, है ना, जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन में डिले हुआ, एक तरह से कॉस्ट ओवररन हुआ, दैट हिंडर्स द कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड एक तरह से पब्लिक का डिससेटिस्फेक्शन देखने को मिला यार। corruption in the construction sector has led to poor quality infrastructure, delay in project completion and cost overruns, है ना। सो इससे भी हमारे पास क्या होता है, जो कंपनी की जो कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें दिक्कतें आती है भाई। सो टू एड्रेस दिस चैलेंजेस कौटिल्य क्या मानते थे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रमोट एथिकल कंडक्ट एंड गुड गवर्नेंस, है ना, आज के ज़माने में वो रिलेवेंट है। एंड द एफर्ट्स टू कम्बैट करप्शन, है ना, वो बहुत ज़रूरी है भाई। गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, है ना, इस एफर्ट्स को, है ना। कौटिल्य ने बहुत सारे मेजर्स बताए थे, लाइक प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी, प्रमोटिंग अकाउंटेबिलिटी, एथिकल कंडक्ट इन पब्लिक सर्विस, एंड ऑल्सो ही एम्फेसाइज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रिक्ट लॉ, है ना, लॉ एंड रेगुलेशंस का स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट हो, है ना, एथिकल वैल्यूज़ जो है पब्लिक सर्वेंट्स को बताए जाएँ। एंड ऑल्सो उन्होंने एक और चीज़ बताई कि देखो भाई हमको सर्विलियंस एंड मॉनिटरिंग टूल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है टू प्रिवेंट करप्शन प्रैक्टिस एंड स्टेबलाइज अ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ठीक है। सो कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट टू एड्रेस दिस challenges Kautilya's view on the importance of promoting ethical conduct and he also proposed the use of surveillance and monitoring tools to detect and prevent corruption practice। ओके, सो इस प्रकार से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारे पास करप्शन कैन मिसयूज द गवर्नमेंट ट्रेजरी, एडमिनिस्ट्रेटिव इनसफिशिएंसीज एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन दी पाथ ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, डिस्कस कौटिल्यस व्यू, ठीक है। तो हमने वही बताया भाई, कौटिल्य मानते थे कि देखो भाई करप्शन जो है इनहेरेंट प्रॉब्लम है किसी पब्लिक सर्विस का, अगर ये इसको सुधार नहीं सकते बिकॉज ऑफिशियल्स मतलब जो होते हैं दे आर टेम्प्टेड, है ना, उनमें अंदर से एक भावना होती है कि पैसा कि थोड़ा सा अपने पर्सनल गेन करें, बट हाँ इसके लिए बहुत ज़रूरी क्या है, प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस ज़रूरी है। तो एक तरह से हम बता सकते हैं करप्शन कब आता है, व्हेन देयर इज मोनोपोली, व्हेन देयर इज डिस्क्रिशन एंड देयर इज एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। मोनोपोली प्लस डिस्क्रिशन माइनस अकाउंटेबिलिटी कैन लीड टू करप्शन यार। कौटिल्य मानते थे कि देखो करप्शन जो है किसी फॉर्म में हो सकता है, लाइक एम्बेलिशमेंट ऑफ पब्लिक फंड, नेपोटिज्म, ब्राइबरी, फेवरेटिज्म के फॉर्म में। हमने बताया जो क्वेश्चन ने जो बोला कि भाई मिसयूज ऑफ फंड का एग्जांपल कि कैसे हमारे पास कौटिल्य का व्यू है ना, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हमने बताया कि है ना, कि तो वो मानते थे कि देखो करप्शन से मिस ऑफ गवर्नमेंट फंड तो होता ही होता है ना, इससे क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव इनसफिशिएंसीज आते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन इन द पार्ट डेवलपमेंट, ये तीन व्यू है कौटिल्य का। तो उसका जो व्यू था वो आज के रिलेवेंस, हम आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में उसका रिलेवेंस बता रहे हैं एग्जाम्पल से। तो देखो जो 2G स्पेक्ट्रम स्कैम था 2008 के अंदर, है ना, जो कि एक तरह से मिस एलोकेशन ऑफ टेलीकॉम लाइसेंसेस था, उससे हमारे पास देखने को मिला कि भाई देखो गवर्नमेंट का जो पैसा था उसको गलत तरीके से अपने पर्सनल गेन के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव इनसफिशिएंसी में हमने नाइजीरिया का एग्जाम्पल दिया, जहाँ पे नाइजीरिया के अंदर जो ऑयल सेक्टर था वहाँ पे हमारे पास जब करप्शन हुआ तो वहाँ पे क्या हुआ, डिसीजन मेकिंग स्लो हो गया भाई। तो एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव इनसफिशिएंसी आया, इनफेक्टिव जो प्रोग्राम्स थे एंड पॉलिसीज तो इनफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हुआ, उससे क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव इनसफिशिएंसी आया।
है ना। ऑब्स्ट्रक्शन भी हुआ यार पाथ ऑफ नेशनल डेवलपमेंट में। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश के अंदर बात करें तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि हमारे पास जो वहाँ पे जो करप्शन हुआ, हमारे पास करप्शन देखने को मिला था इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर बांग्लादेश के अंदर, उससे क्या हुआ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं हो पाई यार, है ना, कॉस्ट ज़्यादा लगा, तो जिससे क्या हुआ, हमारे पास जो डेवलपमेंट था नेशनल डेवलपमेंट में, उसमें एक हिंड्रेंस देखने को मिला। सो लास्ट में हमने कंक्लूड किया कि देखो कौटिल्य ने तो बताया ये दिक्कत ये सब है, लेकिन उन्होंने साथ साथ उसके सॉल्यूशंस भी बताए हैं यार, है ना। तो ये सब चीज़ों को, करप्शन की जो दिक्कत है उसको मेन सॉल्व कैसे कर सकते हैं यार, हमारे पास जो एथिकल कंडक्ट को हम प्रमोट करेंगे, ऑल्सो वी कैन यूज, है ना। उन्होंने एक और चीज़ बताई, हमको सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा टू प्रिवेंट कंसर्न प्रैक्टिस, और भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी, है ना। बट ये हमारे पास ये बहुत जरूरी है यार कि उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल कंडक्ट आए पब्लिक सर्वेंट के अंदर, ये बहुत जरूरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हाउ कुड सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि हाउ कुड जो सोशल इन्फ्लुएंस है एंड जो परसुएशन है वो कैसे स्वच्छ भारत अभियान पे कंट्रीब्यूट कर सकता है, उसकी बात की जा रही है। सो वी कैन इंट्रोड्यूस, कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं भाई, सिंपल सी बात है, पहले तो हमको स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बताना पड़ेगा। बॉडी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, बॉडी के अंदर हम बात कर सकते हैं कैसे जो सोशल या फिर जो सोशल इन्फ्लुएंस या फिर जो परसुएशन है वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है यार टू द सक्सेस ऑफ द स्वच्छ भारत अभियान। उसको हम एग्जांपल्स के साथ सब्सटेंशिएट करेंगे एंड लास्ट में कंक्लूजन के साथ हम कंक्लूजन में हम कंक्लूड करेंगे विद अ वे फॉरवर्ड। ओके तो स्वच्छ भारत अभियान या फिर क्लीन इंडिया मिशन जो है एक नेशनल कैंपेन है भाई, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। किस लिए भाई, टू प्रमोट क्लीनलीनेस, टू प्रमोट हाइजीन, टू प्रमोट सैनिटेशन अक्रॉस द कंट्री। स्वच्छ भारत अभियान और क्लीन इंडिया मिशन is a national campaign launched by the Indian गवर्नमेंट। कब भाई, 2014 के अंदर। क्वेश्चन 2016 में आया था, बट 2014 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। टू प्रमोट व्हाट, टू प्रमोट क्लीनलीनेस, हाइजीन एंड सैनिटेशन अक्रॉस द कंट्री। ओके तो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया भाई। नाउ देखो हमको बताना है कि कैसे जो सोशल इन्फ्लुएंस या फिर परसुएशन जो है कैसे वो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड दी सक्सेस ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट टेक्निक्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक एट्रैक्टिव अपीयरेंस, डिपेंडेंस ऑन सोशल अप्रूवल, एम्फेसिस ऑन सिमिलैरिटीज़, है ना, मैनिपुलेशन बेस्ड ऑन अथॉरिटी, ये सब चीज़ें हैं। सो हमको क्या बताना है यार, हमको बताना है वेज इन विच social influence and persuasion can contribute to success of स्वच्छ भारत अभियान। पहले तो हमारे पास जो टेक्निक्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस उसकी अगर बात करें तो देखो बड़ा नहीं करना चाहता इसको, है ना, तो सिंपल सी बात है, टेक्निक्स के अंदर बहुत सारे मैंने बताया, इसमें हमारे पास इन सब टेक्निक्स का क्या इन्फ्लुएंस होता है उसकी बात कर लेते हैं यार। ये टेक्निक्स की बात करें तो फिर इन्फ्लुएंस की बात कर लेंगे।
टेक्निक्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस। सो व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस? यहाँ पे अट्रैक्टिव अपीयरेंस है ना, सोशल इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हैं जब अट्रैक्टिव अपीयरेंस होगा, है ना। हम डेफिशिएंसी प्रिंसिपल्स पे ध्यान देंगे, मैनिपुलेशन बेस्ड ऑन अथॉरिटी, एम्फसाइसिस ऑन सिमिलैरिटीज और एम्फेसिस ऑन similarities, dependence on social approval, ये सब टेक्निक्स है सोशल इन्फ्लुएंस के। हमारे पास टेक्निक्स की बात वैसे हमको ज़रूरी नहीं है यार, ठीक है, तो लिखना चाहे तो हमको ये सब चीज़ें टेक्निक्स पूछा नहीं है ना, सो इसको हटाते हैं, सिंपल छोटे 150 वर्ड में रखते हैं बस। आपको मैं थोड़ा बता दिया हूँ बिकॉज आप कहीं भी जरूरत पड़े तो लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे हम बताएंगे कैसे इन्फ्लुएंस करता है यार सोशल एंड परसुएसिव इन्फ्लुएंस में नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस आता है ना। नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? जो पीपल्स होते हैं ना, दे आर जनरली इन्फ्लुएंस बाय द परसीव ऑफ सोशल नॉर्म्स ऑफ द कम्युनिटी, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, शोकेसिंग पॉजिटिव रोल मॉडल हु फॉलो गुड सैनिटेशन प्रैक्टिस, जैसे कि कोई बड़े बड़े लोग हैं, है ना, जैसे कि अमिताभ बच्चन है, अगर ये सेलिब्रिटीज़ लोग एक तरह से इसको गुड सैनिटेशन प्रैक्टिस को फॉलो करें तो लोग भी उसको फॉलो करेंगे। सो इट्स शोकेसिंग पॉजिटिव रोल मॉडल हु फॉलो गुड sanitation practice can motivate others to do the same. For example, celebrities and social media influencers can also utilize to promote the campaign. Celebrities and social media influencers also be utilized to promote the campaign. Okay, नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस हो गया। अगर हम बात करें इन्फॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस की, तो इन्फॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस कहाँ से दे सकते हैं यार, है ना। फॉर एग्जांपल पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स हम क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं, जिससे हम क्या करेंगे, पीपल्स को एजुकेट करेंगे अबाउट ओपन डिफिकेशन के, ओपन डिफिकेशन नहीं करना चाहिए बिकॉज इट लीड्स टू डिसीज लाइक डायरिया एंड कोलेरा। पब्लिक awareness campaigns can be conducted to educate people about the link between open defecation and disease such as diarrhea and cholera। तो इससे क्या होगा, लोग जागरूक होंगे एंड सैनिटेशन में ज़्यादा फोकस करेंगे यार। हमारे पास फुट इन द डोर टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनको बोल सकते हैं कि वो इनकरेज करें पीपल टू क्लीन देयर ओन सराउंडिंग्स एंड ग्रेजुअली मूव टूवर्ड क्लीनिंग अप पब्लिक स्पेसेस। Foot in the door टेक्निक, एग्जाम्पल के तौर पे लोकल
local authorities can start by encouraging people to clean their own surrounding and gradually move toward cleaning up public spaces. ओके, लास्ट में हम कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट, देखो सोशल प्रूफ वाला जो मॉडल है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो एजेंट्स ऑफ परसुएशन की बात करें तो पब्लिक इज एन एजेंट ऑफ परसुएशन, है ना, एंड हमारे पास सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज आर द एजेंट्स ऑफ परसुएशन, जो सुपीरियर ऑफिशियर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर फंडिंग्स जो है वो तरह से एजेंट्स ऑफ परसुएशन है। तो सबसे आप मेंशन कर सकते हो, बट हमको 150 वर्ड में लिखना है तो ज़्यादा नहीं लिखेंगे यार, ठीक है। सो बाई कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट बाय लेवरेजिंग सोशल नॉर्म्स, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन एंड परसुएशन टेक्निक्स, द कैंपेन कैन एनकरेज पीपल टू अडॉप्ट व्हाट क्लीन एंड हाइजीन प्रैक्टिस एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड अ क्लीनर हेल्थियर इंडिया। सो कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट दस बाय leveraging social norms, accurate information and persuasion techniques, the campaign can encourage people to adopt clean and hygienic practice and contribute toward, so छोटा भी कर सकते हो, यहाँ प्रैक्टिस तक खत्म कर सकते हो, बट हाँ, and contribute toward a cleaner healthier India। ठीक है, सो इस तरह से हमने कंक्लूड किया यार, सोशल नॉर्म्स को ध्यान देना है अपने को, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हाउ कुड सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन कंट्रीब्यूट टू दी सक्सेस ऑफ स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। तो हमने बताया कि देखो स्वच्छ भारत अभियान जो है वो 2014 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, है ना, फॉर क्लीनलीनेस, हाइजीन एंड सैनिटेशन प्रमोशन, एंड यहाँ पे हमारे पास कैसे सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन कैन कंट्रीब्यूट टू दिस स्वच्छ भारत अभियान, वो हमने बताया कि जैसे नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस जो होता है, रोल मॉडल फॉलो करते हैं अगर गुड सैनिटेशन, तो हम भी जो जनरल पब्लिक है वो भी इसको देख के, जैसे सेलिब्रिटीज है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो करते हैं उसको भी लोग देख के फॉलो करते हैं, है ना। इन्फॉर्मेशन इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि भाई देखो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं जो कि बताएंगे देखो ये ओवर डेफिकेशन से डायरिया एंड कोलेरा हो सकता है, जो कि डेडली डिसीज है भाई, डेथ कर सकते हैं, है ना। फुट इन दी डोर टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास जो लोग होंगे, है ना, उनको बोलेंगे, पब्लिक अथॉरिटीज को बोलेंगे कि आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स को क्लीन करो और उसके बाद आप जो पब्लिक स्पेस है उनको क्लीन करो। तो जैसे आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रमोशन की बात हो रही है, यहाँ पे सोशल इन्फ्लुएंस की बात कर रही है, परसुएशन टेक्निक की, यहाँ पे हम सोशल प्रूफ की बात कर सकते हैं। व्हाट इज सोशल प्रूफ यार, जहाँ पे पीपल आर लाइकली टू अडॉप्ट द बिहेवियर ऑफ, है ना, एज दे सी डू अदर डूइंग इट, ठीक है ना। सोशल प्रूफ का मतलब दूसरे को जो करते हुए देखते हैं लोग उसी को करते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं एक तरह से, या फिर सक्सेस स्टोरीज का जब शेयर करते हो दूसरे की, केस स्टडीज़ के बारे में बताते हो कम्युनिटीज़ का कि कैसे उन्होंने इम्प्रूवमेंट लाया, कैसे उन्होंने क्लीनलीनेस हाइजीन लाया, उसकी हम बात करेंगे। तो एक तरह से क्या होता है, स्वच्छ भारत अभियान जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। लास्ट में हमने कंक्लूड किया बाय मेंशनिंग दैट बाय लेवरेजिंग सोशल नॉर्म्स, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन एंड परसुएशन टेक्निक्स, जो कैंपेन है इट कैन एनकरेज पीपल टू अडॉप्ट व्हाट क्लीन एंड हाइजीन प्रैक्टिस, एंड हमारे पास एक क्लीनर एंड हेल्थियर इंडिया बना सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है यार, लॉ एंड एथिक्स आर कंसिडर्ड टू बी द टू टूल्स फॉर कंट्रोलिंग, लॉ एंड एथिक्स आर कंसिडर्ड एज द टू टूल्स फॉर कंट्रोलिंग ह्यूमन कंडक्ट सो एज टू मेक इट कंड्यूसिव टू सिविलाइज सोशल एग्जिस्टेंस। डिस्कस हाउ दे अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, गिविंग एग्जाम्पल्स। So how the two different or so how the two differ in their approach। तो हमको बात करनी है लॉ एंड एथिक्स की कि कैसे वो सिविलाइज्ड ह्यूमन एग्जिस्टेंस को एक तरह से आप
मतलब कैसे कंट्रोल करते हैं ह्यूमन कंडक्ट को, ये बताना है, और कैसे वो अचीव करते हैं इस चीज़ को, ये बताना है ना। दोनों में डिफरेंस बताना है लॉ एंड एथिक्स के अंदर। फिर से एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को यार। लॉ एंड एथिक्स आर कंसिडर्ड टू बी द टू टूल्स फॉर कंट्रोलिंग ह्यूमन कंडक्ट सो एज टू मेक इट कंड्यूसिव टू सिविलाइज सोशल एग्जिस्टेंस। डिस्कस हाउ दे अचीव दिस ऑब्जेक्टिव गिविंग एग्जाम्पल्स, ठीक है, एग्जाम्पल्स भी देने हैं। सो हाउ द टू डिफर इन देयर अप्रोच, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यार, कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं राइटिंग अबाउट लॉ एंड एथिक्स। एंड बॉडी में क्या कर सकते हैं हम, बॉडी में यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं हाउ लॉ एंड एथिक्स, है ना, हेल्प इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोलिंग ह्यूमन कंडक्ट। ऐसे बोल सकते हैं कैसे लॉ एंड एथिक्स क्या करता है, ह्यूमन कंडक्ट को कंट्रोल करता है। उसके बाद हमको एग्जाम्पल के साथ बताना है ये कैसे लॉ एथिक्स से डिफर करता है यार। एंड कंक्लूड कर सकते हैं विद अ प्रोस्पेक्टिव वे फॉरवर्ड। ओके, देखो लॉ एंड एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बिल्कुल सही बात है कि ह्यूमन कंडक्ट को कंट्रोल करते हैं, है ना। लॉ क्या करते हैं भाई, लॉ गिव्स अस दिस सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन दैट इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, है ना। जो एथिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, दिस आर moral principles that guide individuals behavior toward the right or wrong, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट while, ऐसे बोल सकते हैं, law is a set of, or laws are the set of rules and regulations imposed by the government, whereas ethics are moral principles ethics are moral principles that guide individuals behavior toward what is right and what is wrong. So ethics talks about right and wrong and laws are rules and regulation which is set by the government, है ना। दोनों के दोनों बहुत क्रूशियल है यार सोशल ऑर्डर एंड हार्मोनियस को एक्सिस्टेंस बनाने के लिए एक इंडिविजुअल का, ठीक है। तो देखो पहली बात तो हम क्या बताएंगे कैसे लॉ एंड एथिक्स ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट करते हैं, वो बात करनी है यार, ठीक है। तो देखो लॉ अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोलिंग व्हाट, ह्यूमन कंडक्ट, कैसे, बिकॉज लॉ प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क for acceptable behavior and consequence for the non-compliance. For example, a law against theft and murder provides a clear standard, ठीक है, for what is acceptable behavior and punishment क्या होगा अगर आप उसको वायलेट करते हो तो। सो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं law provide a framework for acceptable behavior तो इसमें ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, हाउ लॉ एंड एथिक्स अचीव देयर टारगेट्स और हाउ अचीव देयर ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोलिंग ह्यूमन कैरेक्टर। हाउ लॉ एंड एथिक्स अचीव और हाउ लॉ एंड एथिक्स कंट्रोल ह्यूमन conduct. So law provides framework for acceptable behavior and consequence for non-compliance. For example, law
against theft and murder provide. Okay, law against theft and murder provides a clear standard for what is acceptable behavior and a punishment for those who violate it. ओके, सो ये हमारे पास बताया कि कैसे लॉ प्रोवाइड करता है, हमारे पास लॉ कैसे कंट्रोल करता है ह्यूमन कंडक्ट को हमने बताया। अब हम बात करेंगे कि एथिक्स कैसे कंट्रोल करता है। ऑन द अदर हैंड एथिक्स अचीव देयर ऑब्जेक्टिव ऑफ शेपिंग इंडिविजुअल मॉरल, है ना, जो इंडिविजुअल का जो मॉरल वैल्यूज़ है या फिर एटीट्यूड है उसको कैसे कंट्रोल करता है उसकी बात करेंगे। देखो, एथिक्स कैन गाइड इंडिविजुअल टू मेक द राइट डिसीजन इवन व्हेन देयर इज नो स्पेसिफिक लॉ गवर्निंग अ पर्टिकुलर सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, अगर एक इंडिविजुअल को चूज़ करना है टू एंगेज इन पैलग्रिज्म इवन दो इट इज़ नॉट अगेंस्ट द लॉ बिकॉज इट इज़ अनएथिकल। पैलागिरिज्म क्या है ना, पैलागिरिज्म मतलब दूसरे के आइडिया को चोरी करना, ठीक है। तो एक प्रकार से आप समझना, यहाँ पे किसी भी लॉ में नहीं बोला है कि आप दूसरे के आइडिया को चोरी नहीं कर सकते, बट एक अनएथिकल कंडक्ट है यार। सो एथिक्स कैन गाइड इंडिविजुअल टू मेक द राइट डिसीजन। एथिक्स कैन guide individuals to make the right decision. For example, an individual choose to not to engage in plagiarism even though it is not against the law, है ना, वो क्योंकि अनएथिकल है इसीलिए अगर उसको चूज नहीं करता है तो एक तरह से एथिकल कंडक्ट माना जा रहा है यार, कि कैसे वो कंट्रोल करता है, राइट डिसीजन लेने में हेल्प करता है एथिक्स, ठीक है। और जो लॉज है इट प्रोवाइड एक्सेप्टेबल बिहेवियर, ठीक है। तो ये हमने बताया कि कैसे हमारे पास लॉ एंड एथिक्स जो है वो कैसे ह्यूमन कंडक्ट कंट्रोल करते हैं। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमसे क्या बोला है कि कैसे हमको एग्जाम्पल से बताना है यार, ठीक है, कैसे डिफर करते हैं उनके अप्रोच में, ठीक है। तो देखो आप समझना कि देखो लॉ जो है दैट गवर्न्स द बिहेवियर इन ट्रैफिक रूल्स। एग्जांपल दे सकते हैं, लॉ जो है वो बिहेवियर गवर्न करता है ट्रैफिक रूल्स के अंदर, है ना। लॉ सच एज स्पीड लिमिट, स्टॉपिंग एट द राइट रेड लाइट, है ना, वेयरिंग अ सीट बेल्ट इन द प्लेस टू प्रमोट सेफ ड्राइविंग, है ना, वो एक तरह से क्या कर रहा है, एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है। एथिकल बिहेवियर इज ऑनेस्टी, है ना, एथिकल बिहेवियर वाली सिचुएशन में ऑनेस्टी आता है। अगर आप समझो यहाँ पे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात कर सकते हैं, है ना, एग्जाम्पल की बात करें तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात कर सकते हैं, वेयर लॉज आर इन प्लेस टू रेगुलेट पॉल्यूशन, ठीक है, एंड प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्स। यहाँ पे जो एथिकल कंडक्ट्स हैं दे कॉल फॉर इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन टू टेक प्रोएक्टिव स्टेप्स टू रिड्यूस देयर इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। तो एग्जाम्पल्स का बताना ये भी जरूरी है भाई, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एथिक्स, देखो लॉ सच एज speed limits, stopping at red light, and wearing seat belt and helmet,
इट्स प्रमोट व्हाट, इट प्रमोट सेफ ड्राइविंग, ठीक है, एंड प्रिवेंट एक्सीडेंट। सो वायलेशन ऑफ दिस, है ना, इस लॉ के वायलेशन से क्या हो सकता है, फाइन देना पड़ सकता है यार। एंड वायलेशन ऑफ दिस लॉस रिजल्ट इन फाइन्स, है ना, लाइसेंस सस्पेंशन या फिर उधर लीगल कॉन्सिक्वेंस देखने को मिल सकता है। तो एक तरह से ये हमारे पास चीज़ें हैं। बट हमारे पास अगर हम बात करें एथिकल कंडक्ट की, तो हम एथिक्स एग्जांपल दे सकते हैं कि कैसे एथिकल कंडक्ट डिफर करता है लॉ से। फॉर एग्जांपल हम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का एग्जांपल दे सकते हैं, जहाँ पे कंपनी में चूज टू इम्प्लीमेंट सस्टेनेबल प्रैक्टिस सच एज रिड्यूसिंग वेस्ट एंड यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स टू मिनिमाइज व्हाट, टू मिनिमाइज व्हाट, टू मिनिमाइज द इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट, जो कि लॉ ने मैंडेट नहीं किया है ना। सो एथिकल कंडक्ट एग्जांपल दे सकते हैं। सो एक और तरह से दे सकते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट हमारे पास एन एग्जांपल ऑफ एथिकल बिहेवियर इज ऑनेस्टी। फॉर एग्जांपल अ पर्सन, सपोज करो, might choose to return a lost wallet to its owner rather than keeping it for themselves because it is right thing to do। तो ये एथिकल कंडक्ट है भाई। किसी को घुमा हुआ वॉलेट मिला तो उसको, जो ओनर है अगर उसमें लाइसेंस है तो उसको खोज के उनको दे देना एक एथिकल बिहेवियर है। पर्सन माइट चूज टू रिटर्न अ लॉस्ट वॉलेट टू इट्स owner rather than keeping it for themselves because it is the right thing to do। देखो इनके अप्रोच में मेन डिफरेंस क्या है आप समझना। जो लॉस हैं दे आर जनरली रिएक्टिव, है ना, एनफोर्स थ्रू पनिशमेंट। बट जो एथिक्स हैं दे आर प्रोएक्टिव, है ना, दे फोकस्ड ऑन प्रमोटिंग गुड बिहेवियर। ओके, सो एक तरह से आप बोल सकते हो इस चीज़ को यहाँ पे, आप इस चीज़ को यहाँ भी लिख सकते हो यार, डिफरेंस बिटवीन, पर ज़्यादा नहीं लिख सकते, बट बता दे रहा हूँ कि कैसे लिख सकते हैं, है ना। सो लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट जो लॉ एंड एथिक्स है दे आर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट टूल इन मतलब कंट्रोलिंग ह्यूमन कंडक्ट। बहुत जरूरी है भाई, ना। हमको पता चल गया कि कैसे लॉज जो है दे प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर एक्सेप्टेबल बिहेवियर, है ना। ऑल्दो दे मे डिफर इन देयर अप्रोचेस, बोथ आर क्रूशियल फॉर प्रमोटिंग व्हाट, सोशल ऑर्डर एंड हार्मोनियस को एक्सिस्टेंस अमॉन्ग इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। सो यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट ऑल्दो, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, चलो इसको लिख देते हैं यार, लॉ एंड लॉ आर टिपिकली, और लॉ इज टिपिकली रिएक्टिव एंड एनफोर्स थ्रू punishment, while ethics are proactive and focus on promoting good behavior। So conclude कर सकते हैं by mentioning that although so laws are what, reactive, and ethics are what, proactive, although they may differ in their approach, both are crucial for promoting social order and harmonious coexistence।
देखो मैं बड़ा लिखता हूँ तो इसका मतलब है नहीं एग्जाम में बड़ा लिखना, इतना सारा वर्ड हमारे पास लिमिट रहता है वहाँ पे, ठीक है। चीज़ों को मैं समझाने के लिए आप इसको कट कर देना, सिंपल से यहाँ से आप ऑल दो से यहाँ तक लिख देना यार, इसको कट कर देना, ठीक है। आप इसको छोटा करना चाह रहे हो तो सिंपल से यहाँ पे एग्जाम्पल लिख के एथिकल बिहेवियर ऑनेस्टी बोल के इसको दोनों को तो लिख ही सकते हो यार यहाँ पे, ठीक है। सो छोटा छोटा क्लियर कर ही सकते हैं ना, बट बड़ा करना दिक्कत होता है, समझना भी जरूरी है हमको, सिर्फ पेंसिल लिखने के साथ समझना जरूरी, इसीलिए इतना सारा मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। बट 150 वर्ड में लिखना हो तो आप कट शॉर्ट चीज़ों को कर सकते हो यार, कोई बड़ी चीज़ नहीं है कट शॉर्ट करना, ठीक है। सो ऑल्दो दे may differ in their approaches, both are crucial for promoting social order and harmonious coexistence among individuals in society। इतना बड़ा कंक्लूजन कोई नहीं लिखता, हाँ, लेकिन ये जरूरी है समझने के लिए, आप समझना इसको, सिंपल से यहाँ से ऑल दो से यहाँ पे लिख दो यार, बट ठीक है। So this is all about the answer। क्वेश्चन क्या था भाई, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। लॉस एंड एथिक्स आर कंसिडर्ड टू बी, बिकॉज 250 का ये भी अगर आया तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, और हमको समझना भी है साथ ही साथ, ठीक है। सीरियस चीज़ लिख रहा हूँ यार, ठीक है, हमको रटने वाला काम नहीं करना, बस लिख रहा हूँ तो रट ले नहीं, समझते समझते आगे बढ़ना, चीज़ों को एक तरह से एक डाटा बेस बनाना है माइंड के अंदर, जिससे हम आंसर लिख पाए अच्छे से, बाद में भी कोई चीज़ें आई तो, ठीक है। कि हम एक फोल्डर बना रहे हैं, एक चारा बना रहे हैं जिससे हम आंसर लिख सके, ठीक है। दिस इज दी PYQs आर दी क्रक्स, है ना, मतलब क्रक्स नहीं बोल सकता मैं, क्रक्स बोलेंगे कि जिसका कंटेंट पे हमारा पूरा रिलाई करना है, उसको हमको आंसर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है मेन एग्जाम में यार। क्वेश्चन इसी प्रकार के आएंगे। लॉ एंड एथिक्स आर कंसिडर्ड टू बी दी टू टूल्स फॉर कंडक्टिंग ह्यूमन कंडक्ट। तो एग्जाम्पल्स को, अपना एग्जाम्पल आप यही रखना यार, चीज़ें, है ना, बिकॉज सब 100 एग्जाम्पल आप एग्जाम में जाके सब रट के तो उसको क्या बोलूँगा याद करके तो उसको यहाँ पे लिख नहीं पाओगे, तो 2 एग्जाम्पल्स है सीधा लिख दोगे, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी जल्दी हो जाएगा चीज़, बिकॉज एग्जाम में टाइम इज ए इंपॉर्टेंट फैक्टर यार, टाइम क्रंच होता है। लॉ एंड एथिक्स आर कंसिडर्ड टू बी दी टू टूल्स फॉर कंट्रोलिंग ह्यूमन कंडक्ट सो एज टू मेक इट कंड्यूसिव टू सिविलाइज सोशल एग्जिस्टेंस। डिस्कस हाउ दे अचीव देयर ऑब्जेक्टिव और दी सब्जेक्टिव, है ना, हमने बताया कैसा ऑब्जेक्टिव करते हैं उसको बताया एग्जांपल्स के साथ। गिविंग एग्जांपल्स सो हाउ दे टू डिफर इन देयर अप्रोच, हमने बताया कि देखो जो भाई लॉस होता है जनरली दे आर रिएक्टिव एंड जो एथिक्स दे आर प्रोएक्टिव, ठीक है। सबसे पहले हमने बताया कि कैसे वो कंट्रोल करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को, तो हमने बताया कि देखो लॉस अगेंस्ट स्क्रिप्टेड मॉडल जो है वो हमारे पास एग्जाम्पल देगी, आपको क्या बताता है हमको कि एक्सेप्टेबल बिहेवियर क्या है और नहीं करोगे तो पनिशमेंट क्या मिलेगा, ये हमको बताता है। एथिक्स जो है वो तरह से राइट डिसीजन हमको हेल्प करता है, लाइक फॉर एग्जांपल पैलगारिज्म, है ना, पैलगिरिज्म जो है एक तरह से आप किसी दूसरे का आइडिया का चुरा रहे हो, तो एक तरह से, है ना, किसी लॉ ने प्रोहिबिट नहीं किया बट हाँ एथिकली इनकरेक्ट है तो उसको आप अवॉइड कर रहे हो, तो हाँ ये यू आर फॉलोइंग अ गुड एथिकल बिहेवियर। हमको ये भी बताना है कि इसे लॉ एंड एथिक्स अपने अप्रोच में डिफर करते हैं। फॉर एग्जांपल लॉज जो होते हैं जनरली क्या होते हैं, प्रोएक्टिव होते हैं क्या, नो, लॉज जनरली रिएक्टिव, जैसे कि आपको स्पीड लिमिट बोला गया है, रेड लाइट पे रुकना है बोला गया, सीट बेल्ट हेलमेट पहनना है बोला गया सेफ ड्राइविंग के रेफरेंस में, तो अगर आप इसको नहीं फॉलो करें तो आपको फाइन लगेगा। बट इन कंट्रास्ट अगर हम बात करें एथिकल बिहेवियर की, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ऑनेस्टी एग्जांपल दिया है, तो आपको कोई नहीं बोला कि आप किसी का वॉलेट गिर गया तो उसको वापस करो, ठीक है, नहीं करोगे तो आपको जुर्माना, आपके ऊपर कानून जेल हो जाएगा। लेकिन आपका एक एथिकल बिहेवियर है कि जो अगर किसी का वॉलेट घूम गया तो आप उसको वापस करो यार। सो दिस इज, है ना, तो एक तरह से हमने बताया दोनों में डिफरेंस एग्जांपल्स देके, है ना। तो हमने बताया कि देखो लॉज जो होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं जनरली एंड एथिक्स आर प्रोएक्टिव, है ना। सो देयर फोकस ऑन प्रमोटिंग गुड बिहेवियर, तो हमने बताया कि देखो दोनों डिफरेंट करते हैं अपने अप्रोच में, बट हाँ बोथ आर क्रूशियली इंपॉर्टेंट, बोथ आर इंपॉर्टेंट टूल फॉर कंट्रोलिंग सोशल ऑर्डर एंड हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस रखने के लिए बहुत जरूरी है सोसाइटी के अंदर, ये दोनों भी, लॉज भी और एथिक्स भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भाई, थोड़ा सा बड़ा है बट क्वेश्चन का आंसर छोटा है। Our attitude toward life, work and other people and society are generally shaped unconsciously by the family and the society, है ना, social surrounding in which we grow up. Some of this unconsciously acquired attitude and values are often undesirable in the citizen of a modern democratic and egalitarian society. तो ये तक तो थोड़ी बड़ी चीज़ें थी, बट क्वेश्चन यहाँ चालू होता है यार। डिस्कस सच अनडिजायरेबल वैल्यूज प्रिवेलेंट इन टूडेज एजुकेटेड इंडियंस, ठीक है, वो अनडिजायरेबल वैल्यूज़ की बात करनी है जो कि आज ही जाना प्रिवेलेंट, बिकॉज हम जब ग्रो करते हैं हमारे आसपास के लोगों की बातें हमारे अंदर थोड़ी चली जाती है, तो वो अनडिजायरेबल चीज़ें भी चली जाती हैं, तो हमसे वो पूछा गया है। हाउ कैन सच अनडिजायरेबल एटीट्यूड बी change in socio-ethical values considered necessary in public service be cultivated in the aspiring and सर्विंग सिविल सर्वेंट, ठीक है,
कैसी अनडिजायरेबल वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, ये हमसे पूछा गया। फिर से पढ़ना जरूरी है भाई क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, एटीट्यूड टुवर्ड लाइफ, वर्क एंड अदर पीपल एंड सोसाइटी आर जनरली शेप्ड बाय अनकॉन्शियसली और शेप्ड अनकॉन्शियसली बाय द फैमिली एंड द सोशल सराउंडिंग इन विच वी ग्रो अप। Some of these unconsciously acquired attitude and values are often undesirable in the citizens of modern democratic and egalitarian society. Discuss such undesirable values prevalent in today's educated Indians. How can such undesirable attitude be changed and socio-ethical values considered necessary in public service be cultivated in the aspiring and serving civil servants? तो ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो हमको इसको इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं भाई, इस आंसर को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कैसे, बाई राइटिंग अबाउट द वैल्यूज दैट आर क्रूशियल फॉर सिविल सर्विसेज। उसके बाद बॉडी के अंदर हम किसकी बात करेंगे, बॉडी में हम वो चीज़ों की बात करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अनडिजायरेबल वैल्यूज कौन कौन से प्रिवेलेंट हैं भाई, एजुकेटेड इंडियंस में वो बताने हैं। अनडिजायरेबल वैल्यूज विच आर प्रिवेलेंट इन एजुकेटेड इंडियंस, है ना। हमको क्या बताना है, कुछ मेजर्स बताने हैं टू कल्टिवेट दिस सोशियोथिकल वैल्यूज इन दिस सिविल सर्वेंट्स। जो सेकंड क्वेश्चन है भाई, हमसे ये पूछा गया कि जो अनडिजायरेबल एटीट्यूड ठीक है उनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, बाई कंसिडरिंग सोशियोथिकल वैल्यूज। तो कैसे हम सोशियोथिकल वैल्यूज को सिविल सर्वेंट्स के अंदर डाल सकते हैं वो हमको बताना है। हाउ कैन वी कल्टिवेट मेजर्स टू कल्टिवेट सोशियोथिकल वैल्यूज इन सिविल सर्वेंट्स। लास्ट में हमारे पास एक वे फॉरवर्ड से कंक्लूड कर देंगे यार। कंक्लूजन के अंदर वी कैन कंक्लूड विद अ वे फॉरवर्ड, है ना। प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट रिलेवेंस में हम यहाँ पे एक वे फॉरवर्ड से कंक्लूड कर देंगे। सो स्टार्ट करते हैं भाई आंसर को। देखो, अगर हम सिविल सर्विस की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे की वैल्यूज़ हैं यार जो कि बहुत क्रूशियल होते हैं, है ना, इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए। एंड कौन कौन से ऐसे वैल्यूज़ हैं यार, जब वैल्यूज़ लाइक ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस, जस्टिस, करेज, है ना। सो ये सब बहुत रिलेवेंट होते हैं, अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस, पब्लिक ट्रस्ट, है ना। बट ये जो वैल्यूज़ हैं दैट गाइड द सिविल सर्वेंट इन देयर डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, है ना, ये बहुत ज़रूरी हैं। एंड अनडिजायरेबल वैल्यूज़ बहुत सारे आ जाते हैं आज के ज़माने में, जो एक एजुकेटेड इंडियंस में वो उसकी बात कर सकते हैं भाई। सो आंसर का यहाँ पे आंसर स्टार्ट करेंगे मेंशनिंग दैट। कैसे बता रहे हैं भाई, कुछ वैल्यूज़ की बात करें जो कि क्रूशियल है सिविल सर्विसेज के बारे में, सिविल सर्विसेज के अंदर उसकी बात कर रहे हैं। सो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस एंड जस्टिस, करेज ऑफ कन्विक्शन, spirit of service, courage of conviction and the spirit of service are all highly relevant in upholding the principles of good governance and the delivery of quality service। ठीक, सो ये सब हमारे पास क्रूशियल हमने वैल्यूज़ की बात की जो कि बहुत ज़रूरी है भाई सिविल सर्विसेज के अंदर, उसकी बात की ना। जो क्वेश्चन पहला आंसर है वो लिखते हैं भाई, जो ए नंबर का है। क्या पूछा गया है हमसे, है ना, द वैल्यूज दैट है ना, ऐसे अनडिजायरेबल वैल्यूज जो कि आज के ज़माने के एजुकेटेड इंडियंस में प्रीवेलेंट है उसकी बात कर सकते हैं। सो अनडिजायरेबल वैल्यूज प्रीवेलेंट इन
एजुकेटेड इंडियंस। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो एक तरह से आप बोल सकते हो करप्शन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यार, है ना, गवर्नमेंट ऑफिसेज के अंदर, पब्लिक प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस में, टैक्स इवेजन केसेस के अंदर। सो एक अनडिजायरेबल वैल्यू है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर सकते हैं कैसे, जो बहुत सारे एजुकेटेड इंडियंस हैं हाई प्रोफाइल करप्शन केसेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कोल एलोकेशन स्कैम, फॉर एग्जाम्पल द 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। the involvement of educated individuals in high profile corruption cases such as the 2G spectrum scam and the coal allocation scam, which highlights what? It highlighted the persistence of corruption in Indian society. और कौन कौन से अनडिजायरेबल वैल्यूज है यार? नेपोटिज्म के जो वैल्यूज है एक प्रकार से आप समझ सकते हो, फेवरेटिज्म का जो है, बिकॉज आप बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे देखना कि वे जो स्टार किड्स होते हैं, है ना, वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है भाई एज कम्पेयर टू दी टैलेंटेड आउटसाइडर्स, है ना। ये हम बता सकते हैं कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है ना, वो भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है यार, जैसे कि जेंडर इनइक्वालिटी। For example, the gender pay gap, instances of workplace harassment and gender based वायलेंस, जो कि आज भी बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट चैलेंज है भाई, जो कि बता रहा है कि देखो भाई जेंडर इनइक्वालिटी आज भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। एंड जनरली ये जो है ना, इट इज़, है ना, जो डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी जो है ना, ये एक तरह से लिमिटेड एक्सेस देता है यार उनको एजुकेशन से, डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो ये यहाँ पे हमने बताया। तो हम जो नेपोटिज्म की बात कर रहे थे एंड फेवरेटिज्म की बात कर सकते हैं, यहाँ पे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की बात कर सकते हैं। सो द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, जो कंट्रोवर्सी यहाँ पे देखने को मिलता है, ना, वेयर द स्टार किड्स and individuals with influential connection are often given opportunities at the expense of the talented outsiders. Opportunities at the expenses of talented outsiders। तो ये एक तरह से क्या बता रहा है यार, कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं, है ना, दी सार आप बोल सकते हो कि देखो ये अनडिजायरेबल वैल्यूज होगी आज के ज़माने के एजुकेटेड इंडियंस के अंदर प्रीवेलेंट है। और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक कास्टिसिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है यार, है ना, जो लोअर कास्ट और हायर कास्ट का जो एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, वो भी एक तरह से आप समझ सकते हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर, वर्क प्लेसेस के अंदर, सोशल इंटरेक्शन के अंदर, वो भी एक तरह से अनडिजायरेबल वैल्यूज़ है यार। ठीक है, सो ये सब हमने 3 एग्जांपल दिए। लास्ट में एक और चीज़ बोला गया है कि हमको पूछा गया है कैसे हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सोशियो एथिकल वैल्यूज़ कल्टिवेट कर सकते हैं सिविल सर्वेंट्स के अंदर, जो कि उनको इंस्पायर करेगा टूवर्ड, है ना,
पब्लिक सर्विस, और एक तरह से जो अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक है उसको कम करने में हेल्प करेगा, अवॉइड करने में, हटाने में हेल्प करेगा। सो कल्टिवेटिंग, CULTIVATING, सोशियो ETHICL, सोशियोएथिकल वैल्यूज इन सिविल सर्वेंट्स। पहले तो यहाँ पे एथिक्स का एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एथिक्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो कि जनरली आप बोल सकते हो कि देखो मसूरी के अंदर, लवासना के अंदर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उसमें मॉड्यूल्स होते हैं ऑन एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड मॉरल वैल्यूज। एथिक्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमिक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वहाँ पे एग्जाम्पल लवासना इन मसूरी है ना, लवासना ऑफर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स that include modules in ethics, integrity and moral values to aspiring civil servants, ethics, integrity and moral values। और क्या है भाई हमारे पास, हम बात कर सकते हैं अबाउट द लीडरशिप, ठीक है, कि कैसे IAS ऑफिसर हु कैन लीड एग्जाम्पल्स है ना बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग एथिकल बिहेवियर इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, वो कि बहुत सारे जूनियर ऑफिसर्स को भी इंस्पायर कर सकता है। या फिर हम जो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है उसको और भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है जो कि एड्रेस करता है प्रॉब्लम्स ऑफ करप्शन को, प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। So, strengthening accountability mechanisms, for example जो CVC है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इन इंडिया is an independent body responsible for addressing corruption and promoting transparency in public administration। ओके और क्या कर सकते हैं भाई, हमारे पास कोलैबोरेट कर सकते हैं विद द सिविल सोसाइटी, है ना, हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एंड अवॉर्डिंग एथिकल बिहेवियर्स लाइक द प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इससे हम एथिकल वैल्यूज को प्रमोट कर सकते हैं यार। रिकॉग्नाइजिंग एंड रिवॉर्डिंग recognizing and rewarding ethical principles, for example the prime minister's award for excellence in public administration to वो citizen that are engaged in डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड जो कि प्रमोट करते हैं ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को, है ना। तो ये सब चीज़ें हम बता सकते क्या कर सकते हैं, जो सोशियो जो हमारे पास एथिकल वैल्यूज है उसको हम प्रमोट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक है ना कोलैबोरेशन विद द सिविल सोसाइटी, जिसमें हमारे पास बहुत सारे इनिशिएटिव्स है लाइक द सोशल ऑडिट प्रोग्राम, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से जो सिटीजन है वो दे कैन एंगेज विद दी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एंड NGOs, ओके, जिससे क्या होगा हमारे पास प्रमोट होगा ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी यार। कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी ला सकते हैं, फॉर एग्जांपल जो ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है या फिर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म
प्रोग्राम्स है सिविल सर्विस डिलीवरी के लिए, उसने एक तरह से क्या किया, रिड्यूस किया करप्शन को, इंक्रीज किया ट्रांसपेरेंसी को यार, है ना। तो सब हम बता सकते हैं। सो लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट दस बाय कल्टिवेटिंग सोशियो एथिकल वैल्यूज इन द सिविल सर्वेंट्स, है ना, इट रिक्वायर्स व्हाट, इट रिक्वायर्स अ सस्टेन्ड एफर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी एंड द पब्लिक। So thus cultivating socio-ethical values in civil servants requires a sustained effort from the government, civil society and the public। सो इस प्रकार से हमने क्या किया, आंसर कंक्लूड किया भाई। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है भाई। आवर एटीट्यूड टुवर्ड लाइफ, वर्क एंड अदर पीपल एंड सोसाइटी आर जनरली शेप्ड अनकॉन्शियसली बाय द फैमिली एंड द सोशल सराउंडिंग इन विच वी ग्रो अप। Some of these unconsciously acquired attitudes and values are often undesirable in citizens of modern democratic and egalitarian society। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हमको एक तरह से स्टेटमेंट में जैसे बताया ना। क्वेश्चन क्या है भाई, डिस्कस सच अनडिजायरेबल वैल्यूज, जो हम आसपास के लोगों से एक्वायर कर लेते हैं जाने अनजाने में, वो हमको बताना है यार। डिस्कस सच अनडिजायरेबल वैल्यूज प्रिवेलेंट इन टुडेज एजुकेटेड इंडियंस, तो हमने बताया कि कौन कौन सा अनडिजायरेबल वैल्यूज है। अनडिजायरेबल वैल्यूज सच एज करप्शन की चीज़ें, जेंडर इनइक्वालिटी, नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म, ये सब चीज़ें हैं यार, है ना। और ये बहुत सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कास्टिज्म, है ना, जाने अनजाने में एक्वायर कर लेते हैं बिकॉज ऑफ दी, आप समझ सकते हो, आसपास के लोगों से। उसके बाद है हाउ कैन सच अनडिजायरेबल एटीट्यूड बी चेंज एंड सोशियो एथिकल वैल्यूज कंसिडर्ड नेसेसरी इन द पब्लिक सर्विस बी कल्टिवेटेड इन द एस्पायरिंग एंड का ना सर्विंग सिविल सर्वेंट। कैसे ये अनडिजायरेबल वैल्यूज जो गलती से हम ले लेते हैं, कैसे उसको हम चेंज कर सकते हैं, सोशियो एथिकल वैल्यूज कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं, ये हमसे पूछा गया। ट्रेनिंग से भाई, एजुकेशन से कर सकते हैं, जबकि लाल बहादुर शास्त्री एकेडमीज में होता ही होता है ना। स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं, जो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल सीबीसी जो करता है यार, है ना। रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जो एथिकल बिहेवियर करते हैं उनको, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं यार, हमारे पास जो सिविल सोसाइटी उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस है, वो फोकस करता है ऑन व्हाट, कैपेसिटी बिल्डिंग, वुड फोकस ऑन रिसर्चेस, इट फोकस ऑन पॉलिसी एडवोकेसी, तो वो सब चीज़ें हम बात कर सकते हैं। सिटीजन एंगेजमेंट को प्रमोट करेंगे, ठीक है। सो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो अनएथिकल वैल्यूज को कम कर सकते हैं, सोशियो एथिकल वैल्यूज कल्टीवेट कर सकते हैं, जाने अनजाने में जो अनडिजायरेबल वैल्यूज आ गई हैं उसको हम कम कर सकते हैं। लास्ट में हमने कंक्लूड किया बाय मेंशनिंग दैट दस कल्टीवेटिंग सोशियो एथिकल वैल्यूज इन द सिविल सर्वेंट इट रिक्वायर्ड सस्टेन एफर्ट। कहाँ से, गवर्नमेंट से भी, सिविल सोसाइटी से भी और पब्लिक से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एंगर इज एन हार्मफुल नेगेटिव इमोशन, इट इज इंजूरियस टू बोथ पर्सनल लाइफ एंड वर्क लाइफ, डिस्कस हाउ इट लीड्स टू नेगेटिव इमोशन, है ना। एंगर कैसे नेगेटिव इमोशन लाता है, ये हमको बात करनी है। एन अनडिजायरेबल बिहेवियर, हाउ कैन इट बी मैनेज, ठीक है। सो सिंपल सी बात है, हमको एंगर की बात करनी है। तो फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। एंगर इज अ हार्मफुल नेगेटिव इमोशन, इट इज इंजूरियस टू बोथ पर्सनल लाइफ एंड वर्क लाइफ, डिस्कस हाउ इट लीड्स टू नेगेटिव इमोशन एंड अनडिजायरेबल बिहेवियर, हाउ इट कैन बी मैनेज एंड कंट्रोल, इसकी बात करनी है। सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं भाई, कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बाय गिविंग द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ एंगर, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ एंगर। बॉडी के अंदर हम किसके बारे में बात करेंगे कि कैसे हमारे पास नेगेटिव इमोशन आ सकते हैं एंगर की वजह से, अनडिजायरेबल बिहेवियर आ सकते हैं एंगर की वजह से। सो नेगेटिव इमोशंस एंड undesirable behaviors associated with anger, एंड हमारे पास कुछ स्ट्रेटेजीज बनाने हैं, कुछ स्ट्रेटेजीज बताने टू मैनेज एंड कंट्रोल एंगर।
ठीक है। कंक्लूजन के अंदर हम क्या करेंगे, एक प्रोस्पेक्टिव वे अहेड देंगे, ओके। सो एंगर क्या है भाई, एक नेचुरल इमोशन है ना, हर आदमी इसको एक्सपीरियंस करता है ना कभी, है ना। बट दिक्कत कहाँ पे है, बट जब ये ज़्यादा हो जाता है, अनकंट्रोल हो जाता है ना, इट कैन लीड टू अ नेगेटिव इमोशन यार, एन अनडिजायरेबल बिहेवियर, जो कि दोनों को हार्म कर सकता है, पर्सनल लाइफ को भी एंड वर्क लाइफ को। जो क्वेश्चन ने बोला उसी प्रकार से हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो बात कर सकें दैट एंगर इज अ नेचुरल इमोशन दैट वी all experience at times. However, when it become excessive or uncontrolled, it can lead to negative emotions and undesirable behaviors. Okay, so negative emotion that is associated with anger, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं यार, है ना। नेगेटिव इमोशन एसोसिएटेड विथ एंगर, कौन कौन से हैं भाई, एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस, बिल्कुल। सपोज करो आप समझना, कोविड-19 पेंडेमिक के समय जो हेल्थ वर्कर्स थे और हेल्थ केयर वर्कर्स थे, है ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा लेवल ऑफ एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस, है ना, झेला भाई, वो बहुत तरह से महसूस भी किए, है ना। एंड वो क्यों था भाई, बिकॉज ऑफ दी ओवरवेलमिंग वर्कलोड या फिर शॉर्टेज ऑफ रिसोर्स एंड अ कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू वायरस, है ना। तो आप ये बोल सकते हो यार, सो ड्यूरिंग COVID-19 पेंडेमिक, वो तो 2016 में क्वेश्चन आया था, बट उस समय COVID-19 पेंडेमिक नहीं आया था, कोई बात नहीं, हम आज आंसर लिख रहे हैं उस क्वेश्चन का। ड्यूरिंग COVID-19 पेंडेमिक हेल्थ केयर वर्कर in India experienced high level of anxiety and stress due to the overwhelming workload, high level of anxiety and stress due to the overwhelming workload, है ना, ड्यू टू कांस्टेंट एक्सपोजर ऑफ वायरस, तो ये सब थे भाई। और क्या क्या है, लाइक डिप्रेशन भी झेलने को मिल सकता है एंगर के वजह से, गिल्ट एंड शेम भी हो सकता है। तो अगर हम बात करें डिप्रेशन कैसे आ सकता है भाई, एंगर के वजह से, नेगेटिव इमोशन दैट इज एसोसिएटेड विथ एंगर्स आर, फॉर एग्जांपल जो मेजर नेचुरल डिजास्टर 2004 में हमारे पास जो इंडियन ओशन सुनामी था, वहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एक इमेंस स्केल ऑफ डिवास्टेशन एंड लॉस की वजह से उनको भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन झेलना पड़ा था यार। सो इन एग्जांपल की बात करें तो 2004 इंडियन ओशियन सुनामी, government officials
may have experienced depression due to the immense scale of devastation and loss। तो ये हमारे पास नेगेटिव एसोसिएशन मतलब नेगेटिव बिहेवियर एसोसिएटेड विद एंगर उसकी बात की। नाउ जो अनडिजायरेबल बिहेवियर्स हैं एंगर के साथ एसोसिएटेड उसकी बात भी कर सकते हैं यार। सो अनडिजायरेबल एसोसिएटेड विथ एंगर। पहले तो एग्रेशन देखने को मिलता है यार जो कि अनडिजायरेबल बिहेवियर है, जनरली एंगर के साथ एसोसिएटेड है। एग्जाम्पल की बात करें देखो 2012 के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहा था ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, कहाँ पे है ना, जो कुंदनकुलम तमिलनाडु के अंदर है, वहाँ पे हमारे पास क्या देखने को मिला, जो गुस्सा था उसकी वजह से हमारे पास जो प्रोटेस्टेंट और पुलिस के बीच में क्या देखने को मिला था, फिजिकल वायलेंस देखने को मिला था यार। 2012 ड्यूरिंग protest against the construction of a nuclear power plant in Kundankulam, Tamil Nadu, clashes between protesters and पुलिस, जो कि है ना एग्रेशन की वजह से था, फिजिकल वायलेंस की वजह से, फिजिकल वायलेंस एक तरह से हमारे पास देखने को मिला यार। तो एक अनडिजायरेबल बिहेवियर है। और क्या है भाई, हॉस्टिलिटी भी है। ठीक है, तो ये अनडिजायरेबल बिहेवियर है, ज़्यादा लिख तो नहीं सकते हैं ना क्योंकि हमको कम नंबर थोड़ा कम क्या करना है भाई, एक तरह से और भी लिख सकते हैं। और अनडिजायरेबल बिहेवियर देखो यहाँ पे मैंने जो 3 लिखा है, 2 जो लिखे हैं यहाँ पे 2 लिख के आगे बढ़ सकते हैं। कंट्रोल कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। बट हाँ, और अनडिजायरेबल बिहेवियर है ना, जो एंगर से क्या हो सकता है, इम्पल्सिविटी भी आ सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, देर एंगेज इन हीटेड डिबेट्स एंड वर्बल अटैक ड्यूरिंग व्हाट लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव सेशंस। वो बता रहा है उनकी हॉस्टिलिटी को यार विद इन द पॉलिटिकल एरिना, सॉरी इम्पल्सिविटी को बता रहा है। Political leaders engaging in heated debates and verbal attacks during legislative sessions। तो एक तरह से अनडिजायरेबल बिहेवियर है। नाउ हाउ टू कंट्रोल और मैनेज एंगर। कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हम अपना सकते हैं यार। सो वी कैन रिकॉग्नाइज द ट्रिगर्स कि कहाँ से ये आ रहे हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जो मुजफ्फरनगर राइट्स थे यूपी में 2013 के अंदर, जहाँ पे पुलिस ऑफिसर रिकॉग्नाइज की देखो जो प्रोवोकेटिव जो स्पीच हो रहा है पॉलिटिकल रैलीज में, वो ट्रिगर कर रहा है यार वायलेंस को।
है ना, तो उसको हम क्या करना चाहिए, कुछ प्रोएक्टिव मेजर्स लेने चाहिए जिससे हम उस सिचुएशन को प्रिवेंट कर सकें या फिर मैनेज कर सकें। तो हमारे पास जो ट्रिगर पॉइंट है उसको समझना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे इन 2013 मुजफ्फरनगर राइट्स इन यूपी, पुलिस officer recognized that provocative speeches during political rallies could trigger वायलेंस। तो जो ट्रिगर्स हैं उसको रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। और ये बहुत सारे टेक्निक्स हैं यार। अदर टेक्निक्स में क्या क्या आते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, है ना, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, और क्या क्या है, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एसेट्रा। सो कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट बाय यूजिंग दिस स्ट्रेटजीज वी कैन प्रिवेंट anger from causing harm to our personal and work life and develop a healthier and a positive way है ना to coping with difficult emotion. By using these strategies we can prevent anger from causing harm to our पर्सनल एंड वर्क लाइफ। देखो मैंने दो एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे, उसको आप एक एग्जांपल देके, क्योंकि हमको 150 वर्ड में लिमिट करना है तो एक एग्जांपल देके आगे बढ़ सकते हो, और यहाँ पे मैनेज कैसे करते हैं उसमें थोड़ा एक्सप्लेन करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सो पर्सनल एंड वर्क लाइफ एंड डेवलप हेल्दियर एंड पॉजिटिव healthier ways of coping with difficulties, healthier ways of coping with difficult emotion। ओके, सो इस प्रकार से हमने कंक्लूड किया भाई। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था एंगर इज अ हार्मफुल नेगेटिव इमोशन, इट इज इंजूरियस टू बोथ पर्सनल एंड वर्क लाइफ, डिस्कस हाउ इट लीड्स टू नेगेटिव इमोशन। तो हमने बताया कि कैसे नेगेटिव इमोशन ले सकता है, तो ये स्ट्रेस ला सकता है भाई, है ना, ये एंग्जाइटी ला सकता है, तो नेगेटिव इमोशन ला सकता है एंगर, अनडिजायरेबल बिहेवियर ला सकता है लाइक एग्रेशन। ठीक है, कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो हम रिकॉग्नाइज करेंगे ट्रिगर क्यों हो रहा है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास है ना एक्सरसाइज, डीप ब्रीथिंग, है ना, माइंडफुलनेस के लिए आप क्या कर सकते हो, डीप ब्रीथिंग कर सकते हो, है ना, वो है। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग मतलब क्या है, आप यहाँ पे सपोज करो कि बायस और बिलीफ को यहाँ पे ना एक साइड रखना है अपने को। ठीक है, सेंसिटिव ट्रेनिंग और एक्टिवली वर्किंग टुवर्ड फोस्टिंग इंक्लूसिविटी पे ध्यान देना है। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है यार। हेल्प मांगेंगे जिन्होंने इस एरिया में जो ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनसे, लाइक सीनियर ब्यूरोक्रेट्स या फिर बहुत सारे और भी लोग। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस हमने कैसे किया, नेचुरल इमोशन है भाई, एंगर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सबको आता है कभी ना कभी, बट दिक्कत तब होती है जब ज़्यादा हो जाता है, फिर अनकंट्रोल हो जाता है। नेगेटिव इमोशन एसोसिएटेड विद एंगर और एंग्जाइटी इन स्ट्रेस। कोविड-19 के समय देखना हमने देखा कि जो वर्कलोड था बहुत ज़्यादा था, तो गुस्सा तो था ही था, उसके एंग्जाइटी भी आया था हेल्थ केयर वर्कर्स के अंदर, डिप्रेशन आ रहा था भाई। हमने देखा 2004 सुनामी के समय जो डिवास्टेशन एंड लॉस की वजह से जो ऑफिशियल्स है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर्किंग देयर, है ना, उनमें डिप्रेशन का माहौल आ गया था यार। अनडिजायरेबल बिहेवियर जो थे एंगर के साथ एसोसिएटेड हैं, वो कौन से, एग्रेशन है भाई। जैसे कि हमारे पास कुंदनकुलम जो प्रोटेस्ट हुआ था है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेके, वहाँ पे क्लैश देखने को मिला पुलिस और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में, वो क्यों था, एंगर की वजह से।
है ना। हॉस्टिलिटी भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल जो पॉलिटिकल लीडर्स का जो डिबेट होता है ड्यूरिंग द लेजिस्लेटिव सेशंस, वो देखने को मिलता है यार, वर्बल अटैक्स होते हैं, है ना, एकदम भाषण जो होते हैं एकदम वो भारी भाषण होते हैं, तो उसके वजह से हमने देख सकता है कि एंगर की वजह से हॉस्टिलिटी आ सकती है। मैनेज कैसे कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ट्रिगर जो उनको, रिलैक्सेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, कम्युनिकेशन, सीक फॉर हेल्प, ये सब। तो हमने लास्ट में कंक्लूड किया कि अब जब हम क्या करेंगे, ये स्ट्रेटजीज को फॉलो करेंगे तो हम एंगर को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और जो पर्सनल एंड वर्क लाइफ है वहाँ पे, है ना, नुकसान पहुँचाने से रोक सकते हैं, है ना। तो जिस प्रकार से हम क्या करेंगे, एक हेल्दियर वे ऑफ लाइफ, हेल्दियर वे ऑफ कोपिंग डिफिकल्ट सिचुएशंस को हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं कि हम डिफिकल्ट सिचुएशन में ना जाए और जाए तो आसानी से निकल जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन है भाई। मैक्स वेबर सेड दैट इट इज़ नॉट वाइज टू अप्लाई टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दी सॉर्ट ऑफ मॉरल एथिकल नॉर्म्स वी अप्लाई टू द मैटर्स ऑफ पर्सनल कॉन्शियंस। जो पर्सनल कॉन्शियंस में जो चीज़ें लगाते हैं वही हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लगाएं, ये ठीक नहीं है। It is important to realize that the state bureaucracy might possess its own independent bureaucratic morality. Critically analyze this statement। ठीक है, मैक्स वेबर जिनको फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है, उनका एक स्टेटमेंट है भाई, है ना। क्या है कि मैक्स वेबर सेड दैट इट इज़ नॉट वाइज टू अप्लाई टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिस सॉर्ट ऑफ मॉरल एथिकल नॉर्म्स वी अप्लाई टू द मैटर्स ऑफ पब्लिक कॉन्शियंस और पर्सनल कॉन्शियंस। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट द स्टेट ब्यूरोक्रेसी माइट पोसेस इट्स ओन इंडिपेंडेंट ब्यूरोक्रेटिक मोरालिटी। क्रिटिकली एनालाइज दिस स्टेटमेंट। ठीक है, सो हम इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं यार, वी कैन इंट्रोड्यूस बाई राइटिंग समथिंग अबाउट द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बॉडी के अंदर हमको क्या करना होगा, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसको मल्टीपल पर्सपेक्टिव से यहाँ पे हमारे पास बताने पड़ेंगे। एनालाइजिंग द स्टेटमेंट विथ मल्टी पर्सपेक्टिव, है ना। इसको प्रॉपर सब्सटेंशिएशन मतलब प्रॉपर एग्जांपल के साथ हम सब्सटेंशिएट करेंगे एंड मेंशन करेंगे अबाउट इंडिपेंडेंट ब्यूरोक्रेटिक मोरालिटीज, क्योंकि बोला गया है ना कि हमारे जो पर्सनल कॉन्शियंस होता है उसको यहाँ पे लगाना नहीं चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ब्यूरोक्रेटिक मोरालिटी इंडिपेंडेंटली होती है यार यहाँ पे। तो हम बात करेंगे समथिंग अबाउट इंडिपेंडेंट ब्यूरोक्रेटिक मोरालिटी की, दोनों साइड की बात करेंगे, बोथ साइड। एनालाइज बोला है ना, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन में हमारे पास कंक्लूड करेंगे विथ अ वे फॉरवर्ड। सो आंसर लिखते हैं भाई, जो मैक्स वेबर थे, ही बिलीव दैट द स्टेट ब्यूरोक्रेसी प्रोसेस एंड इट है ना इट्स ओन इंडिपेंडेंट ब्यूरोक्रेटिक मोरालिटी, जो कि बहुत ज़रूरी है भाई इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए, है ना। तो एक तरह से ये जो स्टेटमेंट है, so we can introduce by mentioning that ये जो statement है ना, this statement raises some critical question regarding the relationship between morality and public administration। ओके, सो जो वेबर का आर्गुमेंट था, है ना, ऑन वन हैंड वेबर आर्गुमेंट रिकॉग्नाइज द नीड फॉर अ स्पेशलाइज्ड मॉरल कोड that is specific to the functioning of bureaucratic structure, है ना। जो स्टेट ब्यूरोक्रेसी है ना, इट ऑपरेट विद अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, एंड जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, दे आर रिक्वायर्ड टू अपहोल्ड दिस। हमको ये सब चीज़ पे ध्यान देना है। एंड दूसरी हाथ पे जो दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं, देखो एनालाइज करना है, दोनों पहलू बताने हैं। ठीक है, सो तो वेबर बोलते हैं कि देखो यार, है ना,
क्रिटिसाइज किया कि देखो डाउन प्लेइंग ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉरल एथिकल कंसिडरेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज जो आर्ग्यूमेंट है ना कैन बी इंटरप्रेटेड एज जस्टिफिकेशन ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक बिहेवियर, है ना, बिकॉज इट इज प्योरली फोकस्ड ऑन व्हाट रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि हमारे पास एक सोशल एंड एथिकल इम्प्लीकेशंस को ध्यान में नहीं दे रहा है, ये हमारे पास एक मॉरल कोड पे काम करना चाहिए ब्यूरोक्रेसी को। तो हमारे पास जरूरी क्या है भाई, है ना, इन प्रैक्टिस वी नीड अ बैलेंस बिटवीन द ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसीज एंड द मॉरल एथिकल कंसिडरेशंस। सो वो हमको लॉन्ग टर्म में क्या करेगा, रन कर पाएगा। तो उसको हम बता सकते हैं, सो ऑन दी वन हैंड Weber's argument recognized the need for a specialized moral code that is specific to the functioning of the bureaucratic system and the state to operate within the complex networks of rules and regulation. Therefore जो यहाँ पे हमारे पास bureaucratic morality है, it provides a framework for public administration to follow in order to fulfill their duties effectively. So ये बोल सकते हैं कि जो ब्यूरोक्रेटिक मोरालिटी है, therefore provides a framework for public administration or public administrators to follow in order to fulfill their duties effectively. ओके, सो ये वन एक आर्ग्यूमेंट हो गया। दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है, ऑन दी अदर हैंड वेबर्स आर्ग्यूमेंट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड कि ये जो है डाउन प्ले कर रहा है यार इम्पोर्टेंस ऑफ एथिकल कंसिडरेशन को, है ना। सो हम लिख सकते हैं दैट वेबर्स आर्गुमेंट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर डाउन प्लेइंग the importance of moral and ethical considerations in public administration। जो argument है that can be interpreted as justification for bureaucratic behavior that is purely focused on rules and regulation. The argument can be interpreted as a justification for bureaucratic behavior that is purely focused on rules and
regulations without taking into account the wider social and ethical implications of administrative decision। थोड़ा सा आंसर थोड़ा थ्योरेटिकल है यार, बट हाँ ये थोड़ा ज़रूरी है, हर क्वेश्चन आपके पॉइंट वाइज तो नहीं आएंगे, है ना। सो ये हो गया। तो ज़रूरी क्या है भाई, ज़रूरी क्या है, इन प्रैक्टिस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द नीड फॉर अ ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी एंड द मॉरल एंड एथिकल कंसिडरेशंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। In practice, it is important to strike a balance between the need for bureaucratic efficiency and the moral and ethical considerations of public एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये हो गया भाई, ठीक है। लास्ट में हम कंक्लूड, देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए उनके डिसीजंस में, एंड दे शुड बी गाइडेड विथ स्ट्रॉन्ग एथिकल फ्रेमवर्क यार, है ना। जस्टिस, इक्वालिटी, सब चीज़ों की बात करनी चाहिए। लास्ट में हम कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट जो वेबर का जो ये आर्गूमेंट है ना, इट शुड बी जज बाय डिफरेंट मॉरल एथिकल स्टैंडर्ड हैज सम वैलिडिटी, बट इसका एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है बिकॉज ऑफ द सोशल एंड एथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन। सो द स्टेट शुड ऑपरेट विद इन अ एथिकल फ्रेमवर्क दैट बैलेंस द नीड फॉर अ ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी विद अ वाइडर सोशल एंड एथिकल कंसिडरेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये इस आप इसको ना लिखो तब भी ये जो स्टेटमेंट है कंक्लूडिंग स्टेटमेंट सही है भाई, है ना। सो कंक्लूड लिख सकते हैं 10 दी state should operate within an ethical framework, balance the need for ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी। सो इस प्रकार से कंक्लूड कर सकते हैं भाई हमारे पास, है ना। क्वेश्चन क्या है, मैक्स वेबर सेड दैट इट इज़ नॉट वाइज टू अप्लाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिस सॉर्ट ऑफ मॉरल एथिकल नॉर्म्स वी अप्लाई टू द मैटर ऑफ पर्सनल कॉन्शियंस। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज दैट द स्टेट ब्यूरोक्रेशन और स्टेट ब्यूरोक्रेसी माइट पोसेस इट्स ओन इंडिपेंडेंट ब्यूरोक्रेटिक मोरलिटी क्रिटिकली एनालाइज। दोनों पहलू हमने बताया भाई, इंट्रोडक्शन दिया कि हाँ भाई देखो ये जो क्वेश्चन है वो क्या करना चाह रहा है, मोरलिटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बीच के रिलेशन बताना चाह रहा है। पहले हमने बताया कि देखो कहीं कहीं पे मॉरल जो कोड्स होते हैं ब्यूरोक्रेटिक फंक्शन के लिए, है ना, तो ब्यूरोक्रेटिक मॉरलिटी जो है, जैसे कि हम बात करें तो यहाँ पे कुछ फ्रेमवर्क्स दिए जाते हैं ब्यूरोक्रेटिक मॉरलिटी के अंदर, बट दूसरे हमारे पास क्या है यार, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ब्यूरोक्रेटिक मॉरलिटी के अंदर, एंड दूसरा हमारे पास कुछ एथिकल कंसिडरेशंस होते हैं जहाँ पे एथिकल बिहेवियर्स को ध्यान दिया जाता है। तो जरूरी क्या है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, एथिकल बिहेवियर है ना, ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी एंड मॉरल एथिकल कंसिडरेशंस को यहाँ पे हमारे पास एक बैलेंस लेके चलना चाहिए, ठीक है। सो एथिकल फ्रेमवर्क तो हमने बता दिया यार, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन बी ऑफ 2016 के अंदर जो क्वेश्चन आए थे एथिक्स के अंदर, इसको हम बात करेंगे 2015 की।